बेटा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्लास 11th का एनसीईआरटी का जितना भी सिलेबस है पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर की आप बहुत ही केयरफुली स्टडी करेंगे। यदि आपने केयरफुली स्टडी की तो फिर आप ये समझिए कि केमिस्ट्री में आपका कमांड बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म्स और भी ऐड किए जाते हैं जब हम कंपटीशन में आते हैं। वो टर्म्स है इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी और कुछ ट्रिक होते हैं जिन ट्रिक के जरिए हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड करते हैं या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। तो अब आगे इसी टर्म पर हम लोग स्टडी करेंगे। पहला टर्म अपना क्या है? इक्विवेलेंट मास। देखो बेटा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास हम मोल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर टर्म है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है जरा विचार करते हैं। इसको पहले हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं। थ्योरेटिकली स्टडी हम किस तरह करते हैं? देखो, द वेट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन और डिस्प्लेसेस, द वेट ऑफ सब्सटेंस विच कंबाइन और डिस्प्लेसेस किससे किससे? 1.008 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट से, पार्ट का मतलब यहाँ पर मास से ही है, इतने ग्राम से या तो कंबाइन हो या डिस्प्लेस करे, या फिर 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन के 8 पार्ट से कंबाइन हो या 8 पार्ट से डिस्प्लेस हो, या 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन, या फिर 108 पार्ट बाई मास ऑफ सिल्वर इज नोन एज इक्विवेलेंट मास। अगर पूछा जाए थ्योरेटिकली व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास, तो नॉर्मली हमें क्या रिप्लाई देनी है? इक्विवेलेंट मास इज द मास विच केमिकली कंबाइन और डिस्प्लेस 1 पार्ट बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट्स बाई मास ऑफ क्लोरीन और 108 पार्ट बाई मास ऑफ सिल्वर। इनमें किसी एक से जब रिएक्शन हो रही है, अगर हाइड्रोजन से है तो हाइड्रोजन से के 1 ग्राम से उस एलिमेंट का या कंपाउंड का कितना मास रिएक्शन कर रहा है। यदि ऑक्सीजन से हो रही तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कितना रिएक्शन कर रहा है। यदि क्लोरीन से है तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कितना रिएक्शन कर रहा है। और यदि Ag है तो Ag के 108 ग्राम से उस एलिमेंट का कितना मास केमिकली रिएक्शन कर रहा है। इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास। क्लियर हुआ ना? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 ग्राम, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 8 ग्राम, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 35.5 ग्राम और सिल्वर के रिस्पेक्ट में 108 ग्राम। इनमें किसी भी एक से अगर रिएक्शन हो रही है तो हमें मास लेना है इन एलिमेंट का। ये इनका फिक्स मास है, ये इनका इक्विवेलेंट मास है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1.008, क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास 35.5, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 और Ag का मतलब सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 होता है। तो इनसे अगर कोई एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है तो इतने पार्ट से कितना पार्ट उसका रिएक्शन कर रहा है। देखो, निकालने का मेथड क्या है समझते हैं। जैसे यहां पर दिया गया कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर इन फॉलोइंग में इन सभी में सिल्वर का हमें इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। यहां पर भी, यहां और यहां पर। अब देखना बेटा ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, कितनी ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है? 32 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक मास कितना है? सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 60। ठीक है, ये हम दिमाग में रखेंगे। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन का मास कितना है? यहाँ पर 32 ग्राम है ना, हम लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद सल्फर का एटॉमिक मास 32 कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन का 32 ग्राम सल्फर के 32 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है,
तो 8 ग्राम ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 ग्राम है, कितने से रिएक्शन करेगा? दिस इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 8। तो कितना हो गया? 8 चौको 32, दिस इज दी 8 आ गया। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 8 आ गया यहां पर। ठीक इसी तरह जैसे यहां पर देखते हैं सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में यहां पर बोलो बेटा कितना है? 48 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 8 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? तो 32 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 8। यहाँ नीचे ऑक्सीजन का टोटल मास कितने से रिएक्शन करना चाहिए? 8 से करना चाहिए। तो कितना हो गया? 6 आ गया ये, और 6 पंचे 30, तो ये आ गया 32 डिवाइडेड बाई 6, और ये बन गया 16/3 ग्राम। ये इक्विवेलेंट मास यहाँ पर सल्फर का आ गया, ई सल्फर। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे यहां पर देखिए बेटा, अब यहां पर हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद कितने ग्राम सल्फर? सल्फर का एटॉमिक मास 32, कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? दिस इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 16 आ गया। यहां पर सल्फर का इक्विवेलेंट मास कितना है? 16 है। और यहां पर देखो बेटा क्लोरीन कितने हैं? 2 क्लोरीन, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कितनी सल्फर से रिएक्शन कर रहा है? 2 सल्फर से। ठीक है, कंबाइन विद 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो बेटा 35.5 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा? दिस इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 35.5 इंटू 35.5, ये क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास है। ठीक है, अब इन्हें कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये, इसका मतलब ये हो गया 32 आ गया। यहां पर इक्विवेलेंट मास सल्फर का कितना है? ई सल्फर हो गया 32। इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट मास कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करता है एलिमेंट के नेचर पर कि ये एलिमेंट किनसे कंबाइन है और कितने मास से कंबाइन है। यहाँ पर सल्फर 2 ऑक्सीजन से है 32 ग्राम से, यहाँ पर और सल्फर 3 ऑक्सीजन से कंबाइन है 48 ग्राम से, यहाँ पर सल्फर 2 हाइड्रोजन से कंबाइन है, और यहाँ 2 सल्फर 2 क्लोरीन से कंबाइन है। समझ गए ना? इक्विवेलेंट मास इज नॉट कांस्टेंट। ये चाहो तो आप अपनी ट्रिक बना लीजिए कि इक्विवेलेंट मास इज नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये आप अपनी ट्रिक बना लो। क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिपेंड करता है उस कंपाउंड के नेचर पर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लो। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक आप बना सकते हो कि जिस एलिमेंट का निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाई जिस एलिमेंट से कंबाइन है उसका टोटल मास मल्टीप्लाइज बाई उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सल्फर का मास यहाँ कितना है? 32। कितनी ऑक्सीजन से कंबाइन है? 48। लेकिन ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास कितना है? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार, और अपने ढंग से कंपाउंड उठा लो। जैसे यहां पर देखो बेटा, नाइट्रोजन का हमें निकालना है। ठीक है, अब आप देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन, तो आप ट्रिक क्या बना दो? एटॉमिक मास ग्राम
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब देखो बेटा, यहां पर नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 डिवाइडेड बाई कितने हाइड्रोजन है 3 इंटू 1, तो इक्विवेलेंट मास नाइट्रोजन का हो गया 14/3 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन N2H4 है, ये क्या है N2H4, ठीक है बेटा। अब देखो नाइट्रोजन का टोटल मास कितना है, बिल्कुल यही ट्रिक अप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का टोटल कितना है 2 इंटू 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो ये कैंसिल करो, 2 से 2 7, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड 7 आ गया। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का कितना है 7, जबकि यहां पर कितना है 14/3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर आ जाओ बेटा, ऑक्सीजन के लिए फाइंड करो, तो जब ऑक्सीजन के लिए फाइंड करेंगे तो नाइट्रोजन का टोटल मास है 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 5 इंटू 16 मल्टीप्लाइज बाई इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का कितना है, हमने लेते हैं 8, कैंसिल कर दो, तो ये जब कैंसिल किया तो ये आ गया 8 2 जा दिस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 14/5 आ गया। यहां पर नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना है 14/5 आ गया। समझ रहे हो ना, यहां पर निकालो नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास, तो कितना है 3 इंटू नाइट्रोजन का वेट 14 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं 1, तो मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइज बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 42। तो इस तरह इक्विवेलेंट मास को हम फाइंड करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। इक्विवेलेंट वेट अगर हम किसी एलिमेंट का निकालें, केवल एक एलिमेंट दिया गया और पूछ दिया गया कि इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो इसकी ट्रिक दिमाग में रखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी हम लोग पीरियोडिक टेबल से जानते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप की 1 होती है, सेकेंड ग्रुप की कितनी होती है, जो कॉमन वैलेंसी है वही लेनी, सेकेंड ग्रुप की 2 होती है, थर्ड ग्रुप की 3 होती है, फोर्थ ग्रुप की 4 होती है, इस ढंग से हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड ग्रुप का मतलब यहाँ 13 ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप का मतलब 14th ग्रुप है। ठीक है, जो कॉमन वैलेंसी है उनका यूज कर देते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक मास बताइए कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, और सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का, तो इसका एटॉमिक वैलेंसी 1 हो गई, ये आ गया 23। मैग्नीशियम दिया, इसका बताइए मॉलिक्यूल एटॉमिक मास कितना है 24, वैलेंसी सेकेंड ग्रुप का है तो 2 हो गया, तो ये आ गया 12। एल्युमिनियम है जैसे, तो बेटा एल्युमिनियम का कितना होता है 27 डिवाइडेड बाई एल्युमिनियम की वैलेंसी, एल्युमिनियम बोरॉन के नीचे आता है, 13th ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये आ गया 3, तो ये आ गई 9। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एटॉमिक वेट 16 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। यहां पर देखो बेटा O2 दिया गया है, अगर कहा जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि O है या O2 है, तो यहाँ पर आप दिमाग लगाइए, कितने ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ कर दो 2 इंटू
एक का वेट कितना है 16 डिवाइडेड बाई एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2 इंटू 2 4 हो गई। इसको भी जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास फिक्स है 8 है, इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिया इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से किसी एलिमेंट का जितना भी मास कंबाइन होगा वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। ठीक है, जैसे क्लोरीन का है तो बेटा कितने क्लोरीन है यहाँ 2, तो 2 इंटू 35.5। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। 2 क्लोरीन है तो कितनी हो गई, तो 2 क्लोरीन के बेस से 2 इंटू 1 हो गई, तो ये वेट कितना आ गया 35.5 आ गया। ठीक है, H2 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू मास कितना है 1। एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो 2 हाइड्रोजन की कितनी होगी 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। Ag की वैलेंसी देखिए, Ag की वैलेंसी, Ag का एटॉमिक वेट 108 है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, तो ये भी कितना हो गया 108 हो गया। तो जब हम किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो याद रखो एलिमेंट का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई कॉमन वैलेंसी। हमें कॉमन वैलेंसी लेनी है, वेरिएबल नहीं लेनी। जैसे क्लोरीन कहीं कहीं पर कंपाउंड 1 बनाता HCl, कहीं कहीं पर 2 HClO3, HClO4, HClO2, तो ये तो फिर वेरिएबल केस आ गया। आपको सिंपल देखना है जिससे ऑक्टेट पूरा होता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे। ऑक्टेट जिस टर्म में पूरा होता है वो वाली वैलेंसी हमें यूज करनी है। सेकेंड देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन। आयन का इक्विवेलेंट मास क्या है देखो ध्यान से, तो आयनिक मास डिवाइडेड बाई प्रेजेंट यूनिट चार्ज। यहां पर हमें चार्ज लेना है कितने यूनिट चार्ज है, प्लस साइन नहीं लेना है प्लस माइनस, नो नो नो। हमें क्या लेना है, अगर +1 है तो यूनिट चार्ज 1 हो गया, +2 है तो यूनिट चार्ज 2 हो गया, -3 है तो यूनिट चार्ज 3 हो गया, -2 है तो यूनिट चार्ज 2 हो गया। साइन का यूज नहीं करते क्योंकि इक्विवेलेंट मास न्यूट्रल मास होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल मास होता है। जैसे नाइट्राइड आयन यहाँ पर दिया गया है, तो नाइट्राइड में नाइट्रोजन की बताइए एटॉमिक वेट कितना है 14, चार्ज कितना है 3 यूनिट का, तो 14/3 हो गया। और तो बेटा ये तुम्हें याद करने चाहिए, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चल रहे याद करते चलिए। अगर याद करते चलोगे तो आगे जब न्यूमेरिकल होंगे तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे, वहाँ इक्विवेलेंट मास निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे सल्फेट है आपका, सल्फेट का मॉलिक्यूलर जो ये चार्ज है ये होता है 96 डिवाइडेड बाई चार्ज कितने यूनिट 2 यूनिट, तो कितना हो गया 48 हो गया। PO4 3 नेगेटिव, इसका होता है 95 डिवाइडेड बाई चार्ज कितने यूनिट 3 यूनिट, तो ये इसका हो गया। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास, मैग्नीशियम आयन का, तो Mg का है 24, चार्ज कितने यूनिट का 2, तो ये हो गया 12। तो आयन का जब हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो उसका एटॉमिक मास या आयनिक मास, आयन है तो आयनिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाई प्रेजेंट चार्ज यूनिट चार्ज। साइन का यूज नहीं करना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। जैसे Al3 पॉजिटिव, तो इसका है 27, चार्ज कितने यूनिट का है 3 यूनिट का, 9 आ गया। कार्बन 4 नेगेटिव, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 हो गया। ऑक्जेलेट आयन दिया गया है, ऑक्जेलेट आयन कितना मास बना 12 दूनी 24, 16 चौबीस 64, 24 64 कितने हो गए 6 2 8, 88 हो गया, तो ये आ गया 88 डिवाइडेड बाई 2 जस्ट इक्वल टू 44 हो गया। सल्फाइड आयन दिया है 32 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है 16। तो अगर कोई आयन दिया गया है तो आयन का इक्विवेलेंट मास निकालने में सिंपल सा मेथड है, जो आयन है उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, या हम कहें सीधे सीधे आयनिक मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, यही हमारा चार्ज हो जाता है। ठीक है,
अगला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है। ठीक है बेटा, एसिड क्या होते हैं जरा एक लाइन में देख लेते हैं। एसिड्स होते हैं H पॉजिटिव डोनर इन वाटर और, या सीधे सीधे याद रखो H पॉजिटिव डोनर, जो H पॉजिटिव डोनर है वही हमारे क्या है, एसिड्स होते हैं। और जितने H पॉजिटिव दिए जा सकते हैं, तो पहला केस तो ये दिमाग में रख लो, H पॉजिटिव डोनर को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। और जितने H पॉजिटिव कोई केमिकल रिएक्शन में एसिड रिलीज कर रहा, वो उसकी कहलाती है बेसिसिटी। नंबर ऑफ H पॉजिटिव नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव is known as basicity of the acid। उस एसिड की ये कहलाती है बेसिसिटी, जितने वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा वो कहलाएगी उसकी बेसिसिटी। अब हम यहाँ पर दिमाग कैसे लगाएंगे कि भाई H पॉजिटिव कितने कहाँ से निकल रहे। अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा है, ये ट्रिक दिमाग में रख लो, यदि कोई हाइड्रोजन डायरेक्ट हैलोजन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा है तो वे हाइड्रोजन एटम्स एसिडिक नेचर के होंगे और वही H पॉजिटिव रिप्लेसेबल होंगे। जैसे यहाँ पर HCl है, तो देखो बेटा ध्यान से, ये हाइड्रोजन हमारा किससे जुड़ा है, क्लोरीन से। कितने H हैं, एक H है। इक्विवेलेंट मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालना है, तो ये मास कितना हो गया, 1 + 35.5 डिवाइडेड बाई बेसिसिटी इसकी कितनी है, बेसिसिटी एक हाइड्रोजन है तो एक हो गई, डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 36.5। गॉट इट। इसी तरह H2SO4, जरा इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये होता F डबल बॉन्ड O OH एंड OH। कितने हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेसेबल हैं, एक हाइड्रोजन। तो E हमें निकालना है, इसका मास है 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49। HNO3 एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो जब एक हाइड्रोजन ये वाला रिप्लेसेबल है तो ये हो गया 16 चौको 64 14 और 1 15 63 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, इसका नेम है ऑक्जेलिक एसिड, इसका वेट है 90, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 45। इसी तरह H3PO4, इसके जो होते हैं ये 98, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। H3PO3 याद रखो, इसके 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं, तो ये होता है कितना हो गया मास, 16 कम कर दीजिए। तो जब 16 कम किए तो 8 से 6 गए 2 और 9 से 1 गया 8, तो 82 डिवाइडेड बाई 2 है। और H3PO4 का एक होता है, फिर एक 16 कम कर दो चूंकि एक ऑक्सीजन कम हो गई है, तो ये हो गया 12 से 6 गए 6 आ गए और 7 से 1 गया 6, 66 डिवाइडेड बाई 1 आ गया। ऐसे देख लो 3 × 1 प्लस P का 31 प्लस 2 × 16, तो ये आ गया 3 + 31 + 32, तो ये कितना हो गया, 32 दूनी 64 65 66 आ गया। ठीक। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर दिमाग में रखो, ये होता है फास्फोरिक एसिड। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। इसी को ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इसको पढ़ते हैं फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड,
फास्फोनिक एसिड, ये है फास्फोरिक, ये है फास्फोनिक, और ये होता है फॉस्फीनिक एसिड। इसे पढ़ते हैं फॉस्फीनिक, फॉस्फीनिक एसिड। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर क्या है, जरा इनको भी देख लेते हैं। H3PO4, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। H3PO3, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H। और ये है P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड H। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए एसिडिक हाइड्रोजन, इसका एक है, इसके दो हैं और इसके तीन। फास्फोरिक, एनसीईआरटी में ऑर्थोफॉस्फोरिक लिखा है। फास्फोरिक एसिड, फॉस्फीनिक एसिड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे कंपटीशन में ये पूछा गया है, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार पूछा गया है। इसकी फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3 है। फास्फोनिक एसिड, यहाँ पर फास्फोरिक, यहाँ फास्फोनिक, आर की जगह एन लगा दो, आर एन, ठीक है ना। इसकी कितनी है, 2 है बेसिसिटी। और फॉस्फीनिक, ओ की हटा दो, ओ की जगह आई लगा दो, तो फॉस्फीनिक एसिड, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। तो एसिड को हम इसी तरह से यूज करते हैं, और एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। फिर आता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल दो, तो बेस का इक्विवेलेंट मास ये होता है। अच्छा, बेस बेटा होते क्या है, दिमाग में रखो। नंबर बेस होते हैं हमारे OH नेगेटिव आयन डोनर। जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो कहलाते हैं बेस, इन्हें हम कहते हैं बेस। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, या नंबर ऑफ OH नेगेटिव, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन is known as acidity, is known as acidity of the बेस। बेस के लिए बेटा एसिडिटी का यूज करते हैं। अरे कोई बेस जितने OH नेगेटिव आयन देगा उतनी उसकी कहलाएगी एसिडिटी। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी का यूज करते हैं। तो ये की पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब यहाँ पर देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बताओ बेटा ये कितने OH देगा, एक OH देगा। इसका क्या बनेगा, Im डिवाइडेड बाई 1। Im का मतलब मॉलिक्यूलर मास। लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने OH देगा, एक देगा, Im डिवाइडेड बाई 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 देगा, तो Im का मतलब है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। AlOH का होल थ्राइस, ये बोलो कितने देगा, ये देगा 3, तो M डिवाइडेड बाई 3। NaOH कितने देगा, 1, तो ये हो गया M डिवाइडेड बाई 1। और जिंक हाइड्रोक्साइड कितने रिलीज करेगा, 2, तो M डिवाइडेड बाई 2। अगर बेस या एसिड फ्री स्टेट में दिए गए हैं तो एसिड में जितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव प्रेजेंट है टोटल, वो उसकी कहलाएगी बेसिसिटी। और बेस में जितने भी OH नेगेटिव प्रेजेंट है रिप्लेसेबल, वो उनकी कहलाएगी एसिडिटी। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास देखते हैं बेटा। ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे भाई salts are made by acid and base and reaction is known as neutralization reaction। एसिड और बेस की रिएक्शन से हमेशा वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है, अगर आर्सेनियस एसिड बेस है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा है क्या, जैसे देखना ध्यान से,
मान लो HCl एसिड है, इसकी रिएक्शन करा दी NaOH से, ठीक है। तो यहाँ का Cl, यहाँ का Na, यहाँ का H, यहाँ का OH, ये दोनों वाटर बना देंगे, ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। वाटर का बनना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और यहाँ पर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस ऑलवेज एक्जियोथर्मिक है। अब ये जो NaCl सॉल्ट बना, ये अगर वाटर में घुलेगा तो बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। एक कैटाइन है, दूसरा एनाइन है। कैटाइन पर जितना टोटल चार्ज होगा उतना ही टोटल चार्ज एनाइन पर होगा। बिल्कुल फिट है, तभी तो न्यूट्रल होगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटाइन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनाइन। अब यहां पर हमें करना क्या है कि जब हम सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो। एक चार्ज आपको उठाना है। जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड है, जरा देखो बेटा ध्यान से, CaCl2, जब ये ब्रेक होगा तो देगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ध्यान रखो, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है ना और कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, वैलेंसी 2 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट का हो गया। Cl नेगेटिव है, एक नेगेटिव 1 यूनिट चार्ज, लेकिन 2 क्लोराइड आयन है तो टोटल कितने हो गए? 2। तो या तो टोटल पॉजिटिव ले लो या फिर टोटल नेगेटिव। टोटल आइदर पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, कितना बनेगा? कैल्शियम का 40 प्लस 2 क्लोरीन का हो गया 2 × 35.5 डिवाइडेड बाई कैल्शियम पर 2 यूनिट का चार्ज 2 कर दो या 2 क्लोरीन का ले लो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट को जब ब्रेक करेंगे तो बेरियम सल्फेट क्या देगा? BaSO4, दिस चेंज Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहां पर देखो M डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज 2 यूनिट का है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। एज इट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जरा बेटा यहां पर देखते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस, दिस चेंज 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। यही है ना। चेक करो कितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। एक एल्यूमिनियम पर 3 यूनिट का, तो 2 एल्यूमिनियम पर 6 यूनिट का है। एक सल्फेट पर 2 यूनिट का, तो 3 सल्फेट पर 6 यूनिट का। तो चार्ज तो बराबर ही होगा। जो आपको इजी लगे उसी अकॉर्डिंग फाइंड कर लो। तो इसका हो गया M डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड करना होगा? 6 से डिवाइड करना होगा, 6। पोटास एलम। अब पोटास एलम का फॉर्मूला आप बता सकते हो। पोटास एलम क्या फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई। पोटास एलम, पोटास एलम क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक। मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना आ गया? M डिवाइडेड बाई, अब बताइए टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? सोच के बोलो। एक पोटेशियम पर +1 यूनिट का चार्ज, तो 2 पोटेशियम पर +2 यूनिट का चार्ज, +2। एक एल्यूमिनियम पर 3 यूनिट का, तो 2 एल्यूमिनियम पर 6, तो 6 या 2 8 हो गए। या ये भी नहीं समझ में आ रहा तो याद करो, सल्फेट पर 2 यूनिट का चार्ज होता है। सल्फेट है कितने? 3 और 1 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो M डिवाइडेड बाई 8 हो गया, ठीक है। जब इसको वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा? देखना ध्यान से, 2K पॉजिटिव प्लस 2Al3 पॉजिटिव प्लस 4SO4 2 नेगेटिव। मास वाटर का भी इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं कि वाटर को भगा दो। तो टोटल 4 दूनी 8 या 3 दूनी 6 या 2 8 हो गया, ठीक है। जैसे ये दिया है कॉपर सल्फेट का, तो यहां पर देखो बेटा कॉपर कितना है? +2,
सल्फेट -2, तो ये आपको फाइंड करना m/2। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4, ये याद करनी होंगी आपको, NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। चलो अगर आपको इजी लगे तो सल्फेट का देख लो, 2 सल्फेट है तो 4 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, या Fe पर 2 यूनिट का पॉजिटिव और अमोनियम पर 1 यूनिट का पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव 4 हो गया। तो ये कितना बन गया, m/4 आ गया। Na3PO4 आपके लिए है, हम निकाल देते हैं m/3, समझना आपका काम है, एंड m/2 आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक तरीका और भी है, इक्विवेलेंट मास सॉल्ट का जब हम निकालते हैं तो देखो बेटा ध्यान से, E सॉल्ट इज इक्वल टू E कैटाइन, भाई कैटाइन और आयनाइन से मिलकर बना है ना, प्लस E आयनाइन। जब भी कभी आपको डिफिकल्टी फील हो तो इससे भी आप निकाल सकती हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर EAl2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट, एल्युमिनियम का निकालो पहले, ये कितना है, 27 दूनी 54 प्लस ये 96 होता है, तो 96 × 3 तो कितना हो गया, 3 × 18, 3 9 27 और 1 28, 288, 8 4 12 एंड 8 5 13 और 2 और 1 3, तो ये बन गया 342 डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज 3 दूनी 6, 6 कितना बन गया जा करके, दिस इज इक्वल टू 6 पंचे 30, 6 सते 42, 57 आ रहा है, ठीक। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, और EAl2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू EAl3 पॉजिटिव प्लस ESO4 2 नेगेटिव। अब देखो बेटा, एल्युमिनियम का भी हम लोगों ने निकाला था, कितना था, 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 9 प्लस 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, तो 9 8 17, 4 और 1 57 आ गया। तो एक तरीका तो ये है, जब बहुत लेंथी हो जाए, समझ में ना आए, लेकिन वाटर वगैरह नहीं है, तो कैटाइन और एनाइन दोनों का सिंपल निकाल के सम कर दो, तो लेंथी कैलकुलेशन बच जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना होगा। अच्छा, एक बात बेटा यहाँ पर और दिमाग में रखनी वाली है, जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट या एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिसिटी ऑफ एसिड या प्रेजेंट यूनिट चार्ज ऑफ एन आयन, इन सभी को कलेक्टिवली बोलते हैं, या तो लिखते हैं वैलेंसी फैक्टर, या इसी को कुछ लोग लिख देते हैं एन फैक्टर। याद रखो, ठीक है। तो अगर किसी किताब में लिखा है वैलेंसी फैक्टर, समझ जाओ जो कंपाउंड दिया उनमें कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है। एलिमेंट दिया है तो वैलेंसी होगी, बेस है तो एसिडिटी आएगी, और एसिड है तो बेसिसिटी आएगी, और आयन है तो चार्ज आएगा। यही इनका वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट्स। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? जिस तरह से आपने मोल की स्टडी की थी, मोल क्या थे, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमें यहाँ पर अब देखना है कि इक्विवेलेंट क्या है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने की दो स्ट्रेटजी हैं, आइदर मोल कॉन्सेप्ट या दूसरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वैलेंसी फैक्टर कभी कभी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर की और भी मेथड है। सिंपल के लिए तो ये यहाँ पर यूज हो गए, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज या कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, इस तरह से काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो नीट के बच्चों के लिए बेस्ट मेथड होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मोल कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, याद रखो, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जो इक्विवेलेंट मास होता है इसी को हम कहते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। इक्विवेलेंट मास को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो W ग्राम दिया गया है कि सब्सटेंस हमारा कितना है, इफ W ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट, अगर W ग्राम सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे, देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E। कितने हो जाएंगे, W अपॉन E हो जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट, अगर W ग्राम सब्सटेंस है, एक इक्विवेलेंट में कितने हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और W अगर है तो W डिवाइडेड बाई E कर दो तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड हो जाएंगे। जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी दी गई है उस सब्सटेंस के अगर हम इक्विवेलेंट मास से गिवन क्वांटिटी में इक्विवेलेंट मास को डिवाइड कर दें तो फिर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया ना। अब एक बात और हमें यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि जैसे E है हमारा इक्विवेलेंट मास, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गिवन मास, इक्विवेलेंट मास क्या था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। n फैक्टर मतलब वही वैलेंसी, एसिडिटी, बेसिसिटी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। ठीक है, इसको अगर हम उठा करके यहाँ पर पुट कर दें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू n फैक्टर, ऊपर आ जाएगा n फैक्टर, और W अपॉन गिवन मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, मोल्स। तो ये बन गया जा करके मोल इंटू n फैक्टर, मोल इंटू n फैक्टर, ये होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये रिलेशन आपको बिल्कुल रटा रटाया मिल गया है और इसको रट भी लेना है। तो दो चीज़ें आ गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका हो गया नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट या तो मोल के बराबर है अगर n फैक्टर की वैल्यू 1 आ गई, या फिर n फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल से अधिक हो जाएंगे। और n फैक्टर अगर फ्रैक्शन में आ गया, आगे चलकर देखेंगे, तो फिर ये वैल्यू कम भी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो n फैक्टर का पूरा लॉजिक है। अगर हम न्यूमेरिकल को मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें और n फैक्टर हमें मालूम है तो इक्विवेलेंट को हम डायरेक्ट यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो यू मस्ट लर्न दिस रिलेशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, ये देखो बेटा, जैसे ये हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का हमें क्या चाहिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट की ट्रिक क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E, W अपॉन E। अब H2SO4 का E कितना है, अभी फाइंड किया था, E H2SO4,
तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 49। समझ गए? तो यहां पर अब हम क्या पुट करेंगे, W कितना गिवन है 4.9 डिवाइडेड बाई 49, तो 1/10 या 0.1 आ गया। इतने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट हैं 4.9 ग्राम में। मोल कितने प्रेजेंट हैं? अगर पूछा है मोल कितने प्रेजेंट हैं, मोल कितने हो जाएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास है 4.9, मॉलिक्यूलर मास 98, तो 4.9 डिवाइडेड बाई 49 सॉरी 98, तो कितना हो गया 1/20। ओके, ये दिमाग में रखना है। या यहां से आप ऐसे देख भी सकते हो कि इसके मोल निकाल दो। आयन H2SO4 कितने हो गए, तो गिवन मास 49 डिवाइडेड बाई 98 इज इक्वल टू, ये आ गया 1 पॉइंट से एक जीरो बढ़ा दिया 49 टू 20 आ गया। मोल हमें मिल गए। अब अगर कहा जाए इक्विवेलेंट बताइए, तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आयन इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब आयन कितना आ गया 1/20, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो 2 कितने आ गए 1/10 आ गए। इस ढंग से भी आप सॉल्व कर सकती हो। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 50 स्ट्रेटजीज है, लेकिन ये है कब, जब आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। सारे कॉन्सेप्ट आपको माइंड में स्टोर कर लेने हैं, सारे कॉन्सेप्ट माइंड में स्टोर कर लीजिए। जैसे अगला पॉइंट है, ये दिया गया है H3PO4, H3PO3 कौन सा एसिड है, फॉस्फोनिक एसिड है। कौन सा है, फॉस्फोनिक एसिड। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 होता है। 123 ग्राम दिया गया है, तो W/E क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, W की वैल्यू कितनी है 123 डिवाइडेड बाई E H3PO4 कितना मॉलिक्यूलर मास है 16 3 48 16 14 80 तो 82 82 डिवाइडेड बाई 2 को ऊपर भेज दो, तो 123 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 82, तो 2 चौको 8, 1 आ गया, 3 एकम 3 चौको 12, तो इससे ये कैंसिल आ गया, 3 आ गया। तो 3 इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, 3 इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 3। H3PO4, ये बेटा PO4 है। देखो किसमें क्वेश्चन है 0.5 मोल दिए हैं, इक्विवेलेंट वेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। ठीक, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 3। आपने पढ़ा था अभी ग्राम इक्विवेलेंट W/E, याद रखो इसी को पढ़ते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। 0.5 मोल मल्टीप्लाइज बाई 3, तो कितने आ गए 1.5 मोल आ गए, 1.5 इक्विवेलेंट्स आ गए। 0.2 मोल्स ऑफ H3PO2, देखो ये तीनों यहां डाल दिए उसने, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1 है, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो W/E का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स। मैं ये क्यों बार बार लिख रहा हूं, जिससे आप लिखने के तरीके को रटें। दिस इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स हियर, मोल्स हैं 0.2, वैलेंसी फैक्टर 1, तो टोटल कितने हो गए 0.2 हो गए। इस तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को फाइंड करेंगे। एक कंसंट्रेशन टर्म्स है जिसे हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक, पहले क्या करते हैं, चलो नॉर्मेलिटी ही पढ़ लेते हैं पहले, फिर अभी ये बकाया था। नॉर्मेलिटी क्या होती है, एक टर्म होता था मोलैरिटी, अब एक टर्म क्या आ गया नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है, याद रखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन? दिस इज नोन एज नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, वो क्या है? नॉर्मेलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स divided by volume in liter. ओके, वन ट्रिक। दूसरा, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? W अपॉन E इंटू वॉल्यूम इन लीटर। समझ रहे हो? तीसरी ट्रिक, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, किसमें है? मिलीलीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻³ डिवाइडेड बाई E इंटू V इन मिलीलीटर। क्या हो गई? नॉर्मेलिटी हो गई। ये होती है नॉर्मेलिटी। गॉट इट? अब अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट W अपॉन E, ये क्या है बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, तो ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये दिमाग में रखना है। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। और यदि मिली इक्विवेलेंट निकालनी है, ये क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पर हमने लिया W अपॉन E, ठीक, मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। चूंकि क्वेश्चन जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जनरली वहां पर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होता है। तो अगर मिलीलीटर के जरिए डायरेक्ट हम ये मिली इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे तो उसके जरिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फाइनली जब रिप्लाई देंगे तो हम मिली इक्विवेलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई 1000। मिलीलीटर को लीटर में कैसे लाते हैं? 1000 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। या ग्राम इक्विवेलेंट दिए हैं, मिली निकालना है तो 1000 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया ना? तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की संख्या, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दिस इज नोन एज नॉर्मेलिटी। अब इसी फॉर्मूले को इस ढंग से भी आप लिख सकते हो। मान लीजिए W हमें निकालना है, ये देखो, तो W इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी N है हमारी। नॉर्मेलिटी क्या है? N। तो W इज इक्वल टू NEV। NEV, V किसमें है? मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाई 1000। इस ट्रिक का भी आप यूज कर सकते हो। NEV डिवाइडेड बाई 1000, NEV डिवाइडेड बाई 1000। E को यहां पर भेज दो। देखो बेटा, यही W अपॉन E क्या हो गए? ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू N इंटू V, V किसमें है? मिलीलीटर में, डिवाइडेड बाई 1000। आ लो, कौन सा रिलेशन बन गया? W अपॉन E, ग्राम इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, ये मिली है ना, डिवाइडेड बाई 1000। एनालिसिस आप खुद किया करो, फॉर्मूले बनाइए, तोड़िए, मरोड़िए, फोड़िए, देखिए आपको रिजल्ट एक से एक अच्छे मिलने लगेंगे। क्या नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी? आपको पढ़ाया था कंसंट्रेशन टर्म्स में कि जिनमें वॉल्यूम टर्म आता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। यहां पर वॉल्यूम टर्म आ गया ना, तो याद रखो, इट इज डिपेंड्स ऑन नॉर्मेलिटी depends on टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो नॉर्मेलिटी भी
चेंज हो जाएगी। ठीक, अब देखो बेटा ध्यान से, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू वी इन लीटर, यही था ना। E क्या है हमारा, E इज इक्वल टू, ये W अपॉन E क्या था बता सकते हो? मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर। W अपॉन E जो है हमारा, W अपॉन E, अभी क्या स्टडी की थी, W अपॉन E इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, याद आया? तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम तो दिया ही है लीटर में, इंटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये नॉर्मेलिटी है, तो मोल अपॉन वॉल्यूम पर लीटर ये क्या होता है, मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी। तो एन इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर आ गया। आलो, एक रिलेशन ये भी आपको मिल गया नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। अगर वैलेंसी फैक्टर एक है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम होगी, जैसे कि HCl है, HCl, HBr, HNO3 एटसेट्रा, इन सभी का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1। तो याद रखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी हो जाएगी। दूसरा देखो, जैसे कि H2SO4, H2SO3, H2CO3, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, N इज इक्वल टू 2 इंटू N। अगर किसी कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर हमें मालूम है और अगर नॉर्मेलिटी दी है, मोलैरिटी पूछे तो नॉर्मेलिटी में वैलेंसी फैक्टर को डिवाइड कर दो, और अगर मोलैरिटी दी है नॉर्मेलिटी पूछ रहा तो मोलैरिटी में वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो मोलैरिटी में थे। अगर 1 नॉर्मल है, अगर नॉर्मेलिटी 1 है तो नॉर्मल सोल्यूशन है, अगर नॉर्मेलिटी 1/2 है तो सेमी नॉर्मल है, अगर नॉर्मेलिटी n/10 है, 1/10 है तो डेसीमोलर है, नॉर्मल है, 1/100 सेंटी नॉर्मल, एन 1/1000 मिली नॉर्मल, और 10 अगर है तो डेका नॉर्मल। एन की जगह एम लिख दो, एम का मतलब एक डंडा नीचे और कर दो, तो यहाँ पर नॉर्मल की जगह मोलर हो जाएगा, मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर, डेसीमोलर एटसेट्रा। क्लियर हो गया ना? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का रिलेशन अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। चल भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे 0.49 ग्राम H2SO4 इन 500 मिलीलीटर से नॉर्मेलिटी निकालनी है। आपके पास में नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 1000। ठीक, EH2SO4 ये आपको फाइंड करना होगा, दिस इज इक्वल टू कितना है 98/2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो गया 0.49 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया, दिस इज 49, तो ये आ गया 49 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 500 मिलीलीटर। 0 से 0 कैंसिल किया, 0 से 0, ये पॉइंट को उड़ा दिया, ये 0 उड़ा दिए, इनसे ये उड़ा दिया, कितना आ गया 1/5 आ गया। 1/5 या इस तरह भी लिख सकते N/5। ठीक है, दूसरा देखो 0.5 नॉर्मल HCl इन 200 मिलीलीटर, W निकालो, हाउ मच HCl यूज्ड इन दिस सॉल्यूशन। W की ट्रिक क्या थी, W इज इक्वल टू NeV मिलीलीटर में डिवाइडेड बाई 1000।
आयन हमारा दिया गया है, आयन कितना है 0.5। EHCl का आपको निकालना होगा, EHCl 36.5 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया दिस 36.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 200 डिवाइडेड बाई 1000। सॉल्व कर दो। अब मैथमेटिकली तो आपको आना ही चाहिए, ये दोनों जीरो खत्म हो गए, ठीक। 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया 3650 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ गया 3.6 ग्राम आ गया। इतने ग्राम HCl इसमें 3.65 ग्राम आ गया, इस सॉल्यूशन में यूज हुआ है। भाई स्ट्रेटजी आप फॉलो करते चलिए। और एक देखो 0.4 ग्राम NaOH इन 0 पॉइंट। अब देखो बेटा नॉर्मेलिटी पूछी गई है। अब ट्रिक क्या है नॉर्मेलिटी की, N इज इक्वल टू W/E इंटू वी इन मिलीलीटर। अब यहाँ लीटर दिया है, लीटर में ले लेना, इंटू 1000, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, चलो बोलो, W है 0.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ई NaOH कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 40। इसकी एसिडिटी कितनी है 1, ये 40 आ गया 40। अब ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 इंटू 1000 मिलीलीटर। सॉल्व करो, इससे ये उड़ गए, इससे ये उड़ गए, तो ये कितने आ गए 1/10 आ गया, या N/10 आ गया। कौन सा है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। प्रैक्टिस, सेमी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया N/2। 200 मिलीलीटर H2 है, W निकाला है, तो W इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई, ये याद रखना है, मिलीलीटर 1000। नॉर्मेलिटी कितनी है 1/2 इंटू ई कितना होगा H2SO4 का E49। हमने क्या कहा था, रटो इन्हें, रट लो एक बार में, तो ये बना 49, वॉल्यूम हो गया 200 डिवाइडेड बाई 1000। 0 0 0 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 4.9 ग्राम आ गया। इस तरह छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करनी है। इतने मोल H3PO4 इन 2 डेसी क्यूबिक मीटर सॉल्यूशन। डेसी क्यूबिक मीटर याद कर लो, 1 डेसी मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। पीछे हम लोगों ने कन्वर्जन सीखा था, नॉर्मेलिटी पूछी है, तो अभी हमने ट्रिक क्या बताई थी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इस ढंग से भी आप सॉल्व कर दो, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब इसकी मोलैरिटी ही पहले निकाल दो, तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स 0.25 मोल्स डिवाइडेड बाई सॉल्यूशन कितना है 2 लीटर, तो ये कितना हो गया 0.25 इज इक्वल टू, सीधे कर दो यार 25/200, ये इसकी मोलैरिटी हो गई। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, क्या आप बता सकते हो, 3 है वैलेंसी फैक्टर। H3PO4 जितने हमने लिखे हैं वो तो याद करने ही पड़ेंगे, तो ये हो गया 3, तो 3 के बेस से नॉर्मेलिटी कितनी हो गई N 25/200 मल्टीप्लाइज बाई 3 आ गया, तो 25 × 75 7/200 नॉर्मल सॉल्यूशन हो गया। इस ढंग से आपको रिप्लाई देनी होगी। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 0.5 नॉर्मल 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब W/E, यही है ना। अभी आपको जस्ट सिखाया था पीछे कि
W अपॉन, ये अपना फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई 1000। तो W अपॉन E यही तो है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू N इंटू V इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। N कितना है 0.5, 0.5 इंटू V कितना है 200 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। सॉल्व करो भाई, 0 0 0 0, ठीक, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/10 या 0.1 इक्विवेलेंट आ गया। ये आपका आंसर आ गया। सारा खेल एक ही फॉर्मूले का है, वही एक फॉर्मूला बार 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 लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट होता चला जा रहा है, और इसके लिए आपको केवल प्रैक्टिस ही करनी है। 0.2 नॉर्मल 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन, इसके मोल निकालने H3PO3 के, क्या आप बता सकते हो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? तो ये 2 आएगा, H3PO3 फॉस्फोनिक एसिड दिया गया है, ठीक। इसके पहले इक्विवेलेंट्स निकाल लो, इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, W अपॉन E इज इक्वल टू, ये क्या है, बार बार लिखो इनको इस तरह, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 1000। तो N कितना है 0.2, V कितना है 200 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया इक्विवेलेंट, W अपॉन E हमें मिल गया। चाहिए क्या, मोल, मोल ही तो चाहिए। तो अपना फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल। तो मोल इज इक्वल टू कितने हो गए, मोल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, ये 2 हो गया। ये पॉइंट से ये 0 हटा दिया, ये 0 से ये 0 हटा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, ठीक है, अभी भी 2 बचा है। तो जब अभी भी 2 बचा है तो इसको फिर सॉल्व कर दो, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, दिस इज इक्वल टू 0.02, इतने मोल्स आ गए, ये आंसर आ गया, फाइंड हो गए मोल। तो बेटा सारा खेल कहां पर है, केवल फॉर्मूले में, 2 ही फॉर्मूला थे। एक फॉर्मूला जो कि सबसे सिंपल, W इज इक्वल टू NeV डिवाइडेड बाई 1000, पहला लॉजिक। दूसरा W अपॉन E, ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू W अपॉन E इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और नेक्स्ट क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। बस ये 3 फॉर्मूलों के जरिए पूरी नॉर्मलिटी मोलैरिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, जरा ये देख लेते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में ट्रिक क्या है अपनी, कि मान लो एक रिएक्शन है, कि ए रिएक्शन है A प्लस बी चेंज A प्लस बी चेंज A2B3। अब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड फॉर्म में दी गई है ना, अनबैलेंस्ड फॉर्म में, ठीक। लेकिन जब रिएक्शन में हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो याद रखो, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ B इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ
A2B3। कोई बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसी है वैसे ही छाप दो। इक्विवेलेंट हमेशा सेम नंबर में रिएक्शन करते हैं और सेम नंबर में ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑल रिएक्शन कंपोनेंट्स आर ऑलवेज रिमेन्स सेम। रिएक्शन में चाहे जितने कंपोनेंट हो, 2, 3, 10, 20, 50, 100, जितने भी कंपोनेंट है सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होती है। कोई भी एक के पूरी रिएक्शन में यदि हमें एक कंपोनेंट के इक्विवेलेंट्स पता है तो आप समझ जाइए उतने ही इक्विवेलेंट्स पूरे रिएक्शन के कंपोनेंट्स के, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ये इसका मेन बेनिफिट है कि रिएक्शन बैलेंस हो या बैलेंस ना हो, जबकि मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन हमें बैलेंस करनी ही पड़ेगी। स्टोइकियोमेट्री में हमने यही पढ़ा ना कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस्ड होनी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो कहता नो नो नो, रिएक्शन बैलेंस वो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम नंबर में होते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो बेटा, N2 प्लस H2 चेंज अमोनिया। आपसे कहा गया कि इक्विवेलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। अब एक के मिल जाए बाकी पूरे के क्लियर हो जाएंगे। हमने रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं किया और ना आपको करना है, पल्ले पड़ी ना बात। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करती है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहला स्टेप देखो, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक ये है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। जैसे HCl है एसिड, इसकी रिएक्शन NaOH से करा दी गई, दोनों ने प्रोडक्ट दिया NaCl प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, इक्विवेलेंट मास नहीं है बेटा, ये क्या है, इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर ही है। जैसे H3PO4 दिस कंबाइन विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट इज फॉर्म Ca3PO4 का Ca3 होल ट्राइस प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी, ठीक। अब यहाँ क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन की स्टडी करते हैं तो इक्विवेलेंट्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर होंगे, चाहे इसके पता चल जाए चाहे इसके पता चल जाए। या ऐसे भी लिखो W किसका, H3PO4 डिवाइडेड बाई EH3PO4, चूंकि रिएक्शन तो तभी इक्विवेलेंस तो यही होते हैं, इज इक्वल टू W कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाई E कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आ लो, खेल आपकी समझदारी का है, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट होगा। देखें न्यूमेरिकल दिया नहीं है, लिखना पड़ेगा। चलो यहां पर दिया है, अगला दिया है इन ए कंपाउंड इक्विवेलेंट्स इन ए कंपाउंड। कंपाउंड की अगर बात की जाए बेटा ध्यान से देखना, तो मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है XaYB, ये कंपाउंड बना, ठीक है। इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि भाई X कितना है, X है Y पॉजिटिव और Y कितना है ऐसे, XA
वाई बी ये दिया गया है। तो x का पर चार्ज कितना है, x पर चार्ज है B पॉजिटिव और y पर चार्ज है, y पर चार्ज कितना है A नेगेटिव। यही है ना, रिएक्शन को हमें बैलेंस, कंपाउंड है, रिएक्शन की बात ही नहीं चल रही। यहां याद रखो इक्विवेलेंस ऑफ x इज इक्वल टू equivalence of y is equal to equivalence of xa y b। सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में आयन आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाती हैं। या ये कहोगी किसी भी कंपाउंड में कैटायन और एनायन के इक्विवेलेंट्स सेम होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। कंपाउंड में इक्विवेलेंट सेम होते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ एनायन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये बिल्कुल लॉजिक माइंड में डाल लीजिए। देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 98 ग्राम ऑफ H2SO4। जैसे ये अपना NaOH है, इसकी रिएक्शन हुई H2SO4 से, इसने प्रोडक्ट दिया Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, ये हम रिएक्शन लिखें या ना लिखें, एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में MCQ में फटाफट सॉल्व करना है। ये क्या है अपना एसिड और ये है बेस। आपके पास में ट्रिक क्या थी, अभी ट्रिक ये थी कि इक्विवेलेंट्स, ये इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 या WNaOH डिवाइडेड बाई ENaOH इज इक्वल टू WH2SO4 डिवाइडेड बाई EH2SO4। बस बेटा आप एनालिसिस करते चलिए। हाउ मेनी ग्राम NaOH, ग्राम में ये पूछा गया है, तो बेटा ये कितना है, मान लो ये हमने WNaOH पूछा गया है, WNaOH अपॉन ENaOH कितना होगा 40 इज इक्वल टू WH2SO4 98। ठीक, और EH2SO4 कितना है 49, ये अभी हमने सिखाया था, तो ये हो गया 49। सॉल्व कर दीजिए तो WNaOH कितना आ गया, WNaOH इज इक्वल टू 80 ग्राम आ गया। 80 ग्राम NaOH इस रिएक्शन में 98 ग्राम H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। एक लाइन थी आपके पास, वो लाइन है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। इसी को खनखनाते हुए नीचे चलिए। अच्छा ये देखो, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। ठीक, अब यहां पर देखो बेटा ध्यान से, ये है हमारा WNaOH डिवाइडेड बाई ENaOH, ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। दोनों तो बराबर होंगे, यही है ना। लेकिन ये क्वेश्चन तो मोलैरिटी में दिया है, इसमें गिवन है मोलैरिटी में, तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए अपनी ट्रिक क्या थी, दिस इज इक्वल टू N इंटू वी इन लीटर, याद आया। और नॉर्मेलिटी क्या थी वो भी दिमाग में रख लो, ऐसे आप बढ़ाते चले जाओ जो जो पढ़ा है। वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। देखिए अपने आप सब कुछ होता चला जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन दिया उसी में हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि नॉर्मेलिटी की जगह हम इस टर्म का यूज कर सकते, क्वेश्चन मोलैरिटी में दिया है। ठीक, सॉल्व करो तो ये सब एक ही है, दिस इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है, वैलेंसी फैक्टर 2 है
H2SO4 का 2, मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर, तो 200 डिवाइडेड बाई 1000, समझ रही हो ना? दैट्स मीन 0.000, 2/10, ठीक है। अब क्या करना है, ENOH आपको मालूम है 40 है, WNOH इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो 1 2 आ गया, तो ये आ गया 2/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। WNOH की जरूरत कितनी है, 8 ग्राम की है, समझो भाई। ऐसे ही आपके कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट कंपटीशन चेक करता है। यदि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 आर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन। अच्छा, दोनों यहां पर मोलैरिटी के टर्म में दिए गए हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहां पर याद रखो, एक हमारा एसिड मान लो, एक बेस मान लो, ठीक है। ये हो गया मान लो एसिड, और दूसरा क्या है, बेस। या हम कह दें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। एक साइड क्या है H2SO4, दूसरी साइड है H3PO3, ठीक है। क्वेश्चन हमारा मोलैरिटी में है, तो मोलैरिटी के लिए टर्म हमने क्या लिया कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N इंटू V इन लीटर, ठीक। अब N बेटा क्या है, N इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बस उठा के यहां पर रख दो, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H3PO4 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, समझ गए। वैलेंसी फैक्टर H2SO4 की कितनी है, इसकी है 2, मोलैरिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम हमें निकालना है इज इक्वल टू, इसकी वैलेंसी फैक्टर भी 2 है, मोलैरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 200 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक। जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। ये पॉइंट से ये पॉइंट भी कैंसिल हो गया, तो V कितना आ गया, V इज इक्वल टू 200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1000, ठीक है। कैंसिल करो तो ये आ गया 0 0 0 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, दिस इज इक्वल टू 1/2 लीटर, या हम कहें 500 मिलीलीटर। क्या कठिनाई मिली आपको, बताइए कौन सी पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया? अरे है ही नहीं कोई पॉइंट यार, सब कुछ सिंपल है। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट completely reacts with 40 ml of N/20 H2SO4. Calculate equivalent weight of metal and metal carbonate. ठीक है बेटा, ये देखो, ये है कोई एक मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट। अब ये नहीं पता है कि भाई मेटल कौन सा है, हमने यहां पर कर दिया मान लो MX, ठीक। भाई मेटल की वैलेंसी 1 है कि 2 है कि 3 है, पता ही नहीं है। या सीधे सीधे लिख दो मेटल कार्बोनेट, क्या लिख दें, मेटल
कार्बोनेट का तो फॉर्मूला मालूम है, इज इक्वल टू, अब इसके हो गए ग्राम इक्विवेलेंट, चूंकि हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, कंप्लीटली रिएक्ट विथ ग्राम इक्विवेलेंट किसके लेना है, H2SO4 के। अब देखो किसके कहाँ दिए गए हैं, ग्राम इक्विवेलेंट के 2-3 मेथड आप सीख चुके हैं। ग्राम इक्विवेलेंट W/E क्या है ये, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। यही तो सब ग्राम इक्विवेलेंट है, जैसा दिया हो वैसा सॉल्व करो। 0.84 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, तो इसका ले लो भैया W/E मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना, ये हो गया, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के, उनमें देखो क्या क्या गिवन है, 40 मिलीलीटर है, N/20 है, तो नॉर्मेलिटी हमें दी गई है, तो नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी हो गई 1/20 इंटू 40 मिलीलीटर, लीटर में ले लो 40/1000, ये लीटर में आ गया। गॉट इट। W इसका कितना दिया गया है, W इसका है मेटल कार्बोनेट का 0.84 डिवाइडेड बाई, इसको क्रॉस में ले जाइए, तो जब हम क्रॉस में ले जाएंगे तो 0.84 इंटू 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू E मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। पहले यहीं पर सॉल्व कर लो, क्या रिजल्ट आएगा, 1.1010, फिर 1010, 4 से 4 से ये हो गया 5, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 420 आ गया, इज इक्वल टू E मेटल कार्बोनेट। अच्छा बेटा ये तो सॉल्ट है, अभी हमने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक क्या थी अपनी, कि अगर हमें ई मेटल कार्बोनेट का निकालना है इक्विवेलेंट मास, ई मेटल कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा ई मेटल प्लस ई कार्बोनेट, यही है ना। ई मेटल हमें पता ही नहीं है, तो ये हमने ले लिया EMN पॉजिटिव प्लस इसका है 60/2 इज इक्वल टू 30 आ गया। तो EM मेटल का कितना हो गया, E मेटल इज इक्वल टू E मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट -30 आ गया। क्यों भाई, इतना हमें मिल गया। तो ई मेटल कार्बोनेट का नंबर क्या है, EMN पॉजिटिव प्लस 30, तो आप चाहो यहाँ पर रख दो, दिस इज इक्वल टू ई मेटल प्लस 30, तो ई मेटल कितना हुआ, ई मेटल इज इक्वल टू 420 माइनस 30 इज इक्वल टू 380 आ गया। ये हमें मेटल का मिल गया इक्विवेलेंट मास। तो कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, मेटल का इक्विवेलेंट मास कितना बना, 380, एंड मेटल कार्बोनेट का कितना बना, अब इसमें वो जोड़ दो, ई मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 380। क्यों भाई, कैलकुलेशन सही है, हाँ 390 आएगा, वही हम कहीं गड़बड़ गया है, ये कितना है 390, ठीक। तो ये हो गया 390 हो गया 390। तो ई मेटल कार्बोनेट हो गया ई मेटल
कार्बोनेट इज इक्वल टू 390 प्लस 30 इज इक्वल टू 420। ये आंसर आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखो बेटा, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता चला जा रहा। आपका फाइनल कॉन्सेप्ट तो एक ही था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। जिसका फाइंड करना है उसका W गिवन तो W/E ले लिया, जिनका हमें दिया गया है लॉजिक उनका हमने ये लॉजिक अप्लाई कर दिया। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट की नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्व कर दिया, W दिया है तो E मेटल कार्बोनेट हो गया इतना। फाइनली कुछ बचा ही नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखो, एक 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू 5 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, कैलकुलेट ई मेटल। मेटल ऑक्साइड है ना, अब देखो ये कंपाउंड की बात चल गई। 3 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू, अब देखना बेटा ध्यान से, ये हमारा मेटल, ये कंपाउंड की बात चल रही है। किसकी बात है? कंपाउंड की। तो ई मेटल ऑक्साइड, या ऐसे नहीं, ऐसे देखना है, इस तरह से देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। मेटल क्लोराइड, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे। 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, तो यहां पर लिख दो W मेटल ऑक्साइड MO डिवाइडेड बाई EMO इज इक्वल टू W मेटल क्लोराइड MClX डिवाइडेड बाई EMClX। ठीक है, MO कितना दिया गया है? MO है 3 ग्राम, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई ई मेटल ऑक्साइड कितना होगा? अरे भाई ई मेटल ऑक्साइड है ना, तो हम लेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप अलग अलग कर दीजिए। तो ई मेटल प्लस ई ऑक्सीजन इज इक्वल टू WMClX, ये 5 है, ई मेटल प्लस ई Cl। ठीक है, क्रॉस में लेकर सॉल्व कर दो, तो ये बन गया जाकर के 5 ई मेटल। बेटा मेटल तो वही है, मेटल तो चेंज हुआ नहीं है, पहले ऑक्साइड था फिर क्लोराइड में चला गया। 5 ई मेटल प्लस 5 ई ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 ई मेटल प्लस 3 ई Cl। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 2 ई मेटल इज इक्वल टू, इसको तो हम इधर ले आए, चल भाई इसको उधर ले लो, 3 ई Cl प्लस, प्लस क्यों, अब तो माइनस आएगा, 5 ई O। अब बताइए बेटा क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास कितना है? अभी हमने आपको बताया था 35.5 और ऑक्सीजन का 8, याद है? तो ये हो गया 3 इंटू 35.5 माइनस 5 और ऑक्सीजन का कितना होता? 8, तो ये हो गया 3×5 15, 3×5 3 तिरका 9 और 1 10 माइनस 8×5 40। तो ई मेटल 2E है ना, तो ये बन गया 5, 6 से 0 गए 6, 10 से 4 गए 6, तो 2E मेटल का इतना आ गया। तो बताइए बेटा मेटल का कितना हो गया? ये तो 2 गुना है, तो ई मेटल इज इक्वल टू 66.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 33.25 आ गया। ये आंसर हमें मिल गया। तो आंसर क्या बना जाकर? आंसर इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू 33.25।
इस ढंग से आपको सॉल्व करना है। सब कुछ थ्योरेटिकल है, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है। अरे यार ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। लॉजिक आपको बता ही दिया, कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास कंपाउंड में क्या होता है, जिनसे मिलकर वो बना है उनके इंडिविजुअल ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे और वही कंपाउंड के होंगे। तो ये कंपाउंड या मेटल क्लोराइड था, ये मेटल ऑक्साइड था, सबके बराबर चल रहे। हर क्वेश्चन आपका एक लॉजिक है, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार सॉल्व करना होगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोलर HCl इज रिक्वायर्ड विच कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। अरे भाई HCl है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा, Mg प्लस HCl दिस चेंज MgCl2 प्लस H2। ये दिया गया इक्वेशन, लिखो या ना लिखो, आपको तो ये बताना है कि मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से हो रही है। तो लिखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको तो इससे लेना देना है ना, एक की क्वांटिटी ग्राम में दी गई है तो ग्राम वाली ले लो। तो ग्राम में कितना हुआ, W मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई E मैग्नीशियम ग्राम इक्विवेलेंट। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 1.5, ये मोलैरिटी में दिया है, ये अभी आपने सीखा था। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना है, 1, तो ये हो गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी इस केस में। तो भाई यहाँ पर ले लो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। तो नॉर्मेलिटी तो ये हो गया 1 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है, कहाँ है, वही तो चाहिए, किसमें चाहिए, लीटर में। अब मोलैरिटी है कितनी, चलो भाई W देख लो पहले इनका। W मैग्नीशियम है 2.4 ग्राम और मैग्नीशियम का E कितना है, E मैग्नीशियम का बताइए 24 डिवाइडेड बाई 2, वैलेंसी है तो वैलेंसी 2 है, तो ये आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 इंटू मोलैरिटी कितनी है 1.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्व कर दो तो 15, तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, ये हो गया 0.2, 24 ये आ गया 0.1, 2 चला गया ऊपर, तो V इन लीटर इज इक्वल टू कितना हुआ 0.2 डिवाइडेड बाई 1.5, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.2 ठीक, तो 2 डिवाइडेड बाई 15 लीटर आ गया, ये आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाई 15 लीटर आ गया। इतने लीटर HCl की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस ढंग से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करनी है। अब आप चेक कर लो इक्विवेलेंट के बेस से, यहाँ पर इक्विवेलेंट कितने थे 0.2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पर अगर वॉल्यूम की जगह 2/15 कर दें तो ये भी 0.2 हो जाएंगे। आंसर सही है। कैलकुलेट मास ऑफ 80% बाई मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अरे कैलकुलेट मास ऑफ 80% बाई मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सॉल्व कर दो, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को H2SO4 कितना करेगा, यहाँ पर लिख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। समझ रही हो ध्यान से, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के 50 डिवाइडेड बाई कैल्शियम कार्बोनेट, E कैल्शियम कार्बोनेट इसका मॉलिक्यूलर मास है 100,
वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये तो 50 हो गया। और EH2SO4 आप कई बार पढ़ चुके हैं, 98/2 इज इक्वल टू 49 हो गया। यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू, तो W/E किसके लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, इज इक्वल टू W/E H2SO। W है 50 ग्राम, E आ गया 50, इज इक्वल टू W हमें निकालना है, E कितना है 949, H2SO4 का W हो गया 49 ग्राम आ गया। WH2SO4 कितना है 49 ग्राम। ठीक, अब ये परसेंटेज यहां तो इम्प्योरिटी ले रहा है, रियल हमारा कितना है 49 ग्राम, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो सैंपल लिया गया है वो सैंपल कितना है 80% प्योर है। कितना है 80% प्योर है। तो 80 ग्राम, इसको ऐसे भी आप देख सकते हो, 80 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, तो 49 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 49। अब ये सॉल्व कर दो, सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया दिस इज 490 डिवाइडेड बाई 8 ग्राम ऑफ सैंपल। इतने ग्राम सैंपल लेना पड़ेगा। ये क्वांटिटी ज्यादा है 49 ग्राम से, ठीक है, क्योंकि वो इम्प्योर सैंपल है। 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गिव्स 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। कैलकुलेट ई मेटल। अब देखो बेटा, ये पिछले ही क्वेश्चन बन गए। ये है मेटल नाइट्रेट, W/E किसके लिए, मेटल नाइट्रेट। ये क्या है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट है ना, इज इक्वल टू W/E किसके लिए, ये हो गया मेटल सल्फेट। हर एक का एक ही लॉजिक है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। ये है 1 ग्राम। अब देखना यहाँ पर क्या हमें करना है, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मेटल नाइट्रेट। तो मेटल नाइट्रेट मतलब ई मेटल, मेटल को हमने नेम दिया M प्लस ई नाइट्रेट NO3 नेगेटिव इज इक्वल टू, मेटल तो वही है ना, वही मेटल रिएक्शन कर रहा, ये हो गया 0.86 ग्राम डिवाइडेड बाई ई मेटल प्लस ई सल्फेट SO4 2। सॉल्व कर दो पहले, तो ये आ गया EM क्रॉस ले लो प्लस ESO4 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 0.86 ई मेटल प्लस 0.86 ई नाइट्रेट। ठीक, मेटल को एक साइड ले लो, इसको उठाकर यहां पर लाओ, तो जब इस डायरेक्शन में लाए तो ये हो गया 0.14 ई मेटल इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 0.86 इंटू ई नाइट्रेट माइनस ESO4 2 नेगेटिव। अब नाइट्रेट का इक्विवेलेंट मास कितना है, अभी हमने कहा था, याद करो बेटा, ई नाइट्रेट दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 16 × 48 16 चौको, तो 62 डिवाइडेड बाई 1 62, और ई सल्फेट ये 3 अभी हमने आपको सिखाया था, ये था 96/2, तो 2 चौको 8 2 8 16। पुट करो यहाँ पर, तो ये आ गया 0.86 इंटू नाइट्रेट 62 माइनस ESO4 48 आ गया। क्या आप सॉल्व कर सकते हैं?
अगर कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं कर सकते तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ स्पीड में। सिक्सटी टू इंटू 0.6, 62 मल्टीप्लाइज बाई 0.86, 53.32 आ गया। 53.32 माइनस 48 माइनस 48 5.32, दिस इज 5.32 आ गया। ठीक है, अब हमारा ये ई मेटल कितना हो गया ये देखो ध्यान से। ई मेटल इज इक्वल टू ई मेटल इज इक्वल टू 5.32 डिवाइडेड बाई 0.14, दिस इज डिवाइडेड बाई, दिस इज डिवाइडेड बाई 0.14, ये आ गया 38। इक्विवेलेंट मास मेटल का कितना है 38। सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट के क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, जैसे यहां पर देख लो भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 इन फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये हमारा एसिड है, ठीक है, और ये बेस है, रिएक्शन हो रही है। अब देखो बेटा, जब ये H3PO4 फ्री स्टेट में था तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो इसकी बेसिसिटी 3 थी। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन में आया तो केमिकल रिएक्शन में एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो गया, 2 अभी भी बनी है। कितने बनी है 2। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर हम 1 कंसीडर करेंगे इस रिएक्शन में। हाउ मेनी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हियर, जितने हाइड्रोजन ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है वही उसकी यहाँ पर बेसिसिटी होगी, वही वैलेंसी फैक्टर होगा। तो इसका इक्विवेलेंट मास यहाँ पर होगा H3PO4 इज इक्वल टू m/1। ठीक, यहां पर देखो बेटा 3 हाइड्रोजन थे लेकिन एक अभी भी प्रेजेंट है, तो कितने हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया 2 हाइड्रोजन ने। तो यहां पर इसकी जो बेसिसिटी हो गई, वैलेंसी फैक्टर हो गया 2 हो गया। तो यहां पर जब हम E निकालेंगे तो m/2 हो जाएगा। और यहां पर देखो तीनों खत्म हो गए तो वैलेंसी फैक्टर आ गया 3। तो E कितना बना, E इज इक्वल टू m/3 आ गया, तब ये रिजल्ट आ गया। तो अगर केमिकल रिएक्शन दी गई है तो केमिकल रिएक्शन में हमें चेक करना पड़ेगा हाउ मेनी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जबकि फ्री स्टेट में जो मैक्सिमम हाइड्रोजन होते हैं H पॉजिटिव वो कंसीडर होते हैं। सिमिलरली केस ऑफ बेस। अब इक्विवेलेंट मास को डिस्प्लेस करने के 1-2 मेथड और भी है। ठीक, ऐसे याद रखो। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है, यहाँ पर जिंक की रिएक्शन हुई H2SO4 से, यहाँ प्रोडक्ट बन गया जिंक सल्फेट प्लस H2। ये हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट में जैसे ये दिया गया है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस है, ठीक है ना। आप एक ट्रिक दिमाग में रखिए, वो ट्रिक क्या है, इस ढंग से आप याद रखेंगे कि अब यहाँ पर हमें स्टडी करने की है जिंक की, ठीक है। तो ये दिमाग में रखो, जो मेटल जिसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है ना, तो आप यहाँ पर यूज करो ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ मेटल। कोई भी मेटल हो इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ हाइड्रोजन। गॉट इट। इसके कितने हो गए, W/E मेटल इज इक्वल टू W/E हाइड्रोजन।
लो H2 कर दो, ई तो फिक्स है, ठीक है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास 1 है, चाहे H लिखो या H2 लिखो। अगर H लिखोगे तो थोड़ा सा सही लगेगा, और H2 लिखोगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल यही ट्रिक अप्लाई करनी है। यहां पर देखिए, जैसे 12 ग्राम मेटल डिस्प्लेस 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। ई मेटल निकालना है। आपका ट्रिक क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो W अपॉन ई मेटल इज इक्वल टू W अपॉन ई हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। 12 ग्राम मेटल है, 12 ई मेटल का हमें पता लगाना है। W अपॉन ई हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 या 1.008। W कितना है? तो आप यहाँ पर न्यूमेरिकली में आ जाइए। मोल कॉन्सेप्ट में STP पर H2 11.2 लीटर दे रहा है, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल दो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ये आ गया 1.2। तो मास कितना हुआ? W इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिकुलर मास, ठीक। तो मॉलिकुलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 ग्राम मॉलिकुलर मास। तो ये बन गया 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 ग्राम आ गई, ठीक है। तो ये आ गया 1 ग्राम। तो ई मेटल कितना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 12। सॉल्व हो गया। किसका होता है? मैग्नीशियम का। वैलेंसी फैक्टर दिया नहीं तो यहाँ पर हम वैलेंसी फैक्टर से बोल देते कि मैग्नीशियम है। 12 दूनी 24। इसी तरह से ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर भी लिखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल W अपॉन ई मेटल इज इक्वल टू W अपॉन ई ऑक्सीजन। बस एक ही ट्रिक परमानेंट काम करेगी। चेक कर लीजिए। ए मेटल ऑक्साइड कंटेन 40% ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। ये है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 40 ग्राम। तो मेटल कितना है? मेटल हो गया हमारा 60 ग्राम, ठीक। W अपॉन ई ऑक्सीजन या मेटल कर दो इज इक्वल टू W अपॉन ई ऑक्सीजन। तो W कितना है मेटल का? 40 ग्राम नहीं 60 ग्राम, और E हमें मेटल का निकालना है। W ऑक्सीजन का 40 ग्राम, और E कितना होता है? 8 8 5 40। तो EM कितना हुआ? 60 डिवाइडेड बाई 5, तो 12 आ गया। ये आंसर आ गया। सारे कॉन्सेप्ट बेटा इसी तरह चलेंगे, ठीक। थर्ड नंबर पर आते हैं। 8 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 ग्राम मेटल ऑक्साइड। ये 36 ग्राम है। तो यहाँ पर मेटल कितना है? मेटल इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 ग्राम हो गई। नहीं, 36 माइनस 8 गए तो कितनी हो गई? 28 ग्राम हो गई। निकाल दो। W अपॉन ई मेटल इज इक्वल टू W अपॉन ई
ऑक्सीजन, तो W मेटल कितना है 8 डिवाइडेड बाई E मेटल, ऑक्सीजन कितनी है 28 डिवाइडेड बाई 8, तो EM कितना बन गया, EM इज इक्वल टू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 28, तो 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 सते 28, तो ये आ गया 16/7 आ गया, सॉल्व हो गया। अब कोई भी आ जाए सेम टाइप से, मान लेते यहाँ पर और एक दिया है, व्हेन ए मेटल इज बर्न्ड देन इट्स मास इंक्रीज बाई 24%। ठीक है, एक मेटल है, अगर ये बर्न किया गया तो बर्न करने पर मेटल ऑक्साइड बनेगा, ये बन गया मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बना ना। मेटल ऑक्साइड में मेटल कितना है 100 ग्राम, वो कितना गया था 100 का 24%, 24, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई 24 ग्राम ऑक्सीजन है, ये है मेटल। बस अब वही है W/E, मेटल इज इक्वल टू W/E ऑक्सीजन। सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, तो यहाँ पर भी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल, तो दैट्स मीन W/E किसका है क्लोरीन का, इज इक्वल टू W/E मेटल का। सेम लॉजिक लगाना है। E क्लोरीन कितना होता है, आपने याद किया शुरुआत में 35.5, कर लोगे सॉल्व, बहुत बढ़िया। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लो जिंक की रिएक्शन करा दी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा Cu प्लस जिंक सल्फेट। इसमें एक जिंक है और एक कॉपर है, दोनों के लिए हमें लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, तो W/E मेटल कौन सा है कॉपर, W/E फॉर जिंक। बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। पांचवा मेथड देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम किस ढंग से सॉल्व करेंगे जरा ये देखते हैं। जैसे कि मान लो एक है सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हमने करा दी NaCl से, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया AgCl प्लस NaNO3। एक मेटल का सॉल्ट दूसरे मेटल के सॉल्ट से मेटल को रिप्लेस करे, वहाँ पर मेटल सॉल्ट को रिप्लेस कर रहा था, यहाँ पर एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट से मेटल को रिप्लेस कर रहा, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहती है। तो यहाँ पर AgNO3 है, यहाँ पर AgCl है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl। दोनों हो गए। अब तरीका क्या है W/E इसके लिए AgNO3 के लिए इज इक्वल टू W/E AgCl के लिए। अब यहाँ पर होगा क्या कि मेटल हमारा अननोन होगा, तो मेटल का इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड करना होगा। तो बेटा यहाँ से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, ये सभी क्वेश्चन JEE और नीट में डाले जाते हैं।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे।